आप सभी का अभिनंदन। मणिकौल को जैसे मैंने समझा, देखा और पढ़ा, उसी के आधार पे कुछ बातें लिख के लाया हूँ और वही सीधे सीधे आपके सामने में रख रहा हूँ। भारतीय समानांतर और प्रयोगात्मक सिनेमा में जिन निर्देशकों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, उनमें मणिकौल सबसे बड़े नामों में से एक हैं। महान भारतीय फिल्म निर्देशक ऋत्विक घटक उनके गुरु थे और उनके जीवन एवं सिनेमा पर उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव रहा है। हालांकि मणिकौल रियलिस्टिक फिल्म मेकर थे। मणिकौल सिनेमा में अभिव्यक्ति की नई भाषा की खोज करते नजर आते हैं। उनकी फिल्में चीजों को नए नजरिए से देखने का उपक्रम करती हैं। एक ही फ्रेम में कविता, संगीत और पेंटिंग को दिखाने का साहस वे बार बार करते हैं। मणिकौल सिनेमा में सीमित संसाधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा बातों को शेयर करने वाले निर्देशक रहे हैं। भारतीय सामान्य धारा की फिल्मों वाली रूढ़ परंपराओं का मणिकौल के यहाँ अस्वीकार है। उनसे पहले के काल में समांतर सिनेमा में भी यथार्थवाद हावी रहा है। मणिकौल अपनी पूर्ववर्ती परंपराओं को न सिर्फ तोड़ते हैं, बल्कि समानांतर सिनेमा में नई परंपरा की शुरुआत भी करते हैं। वे फिल्मों में कला और सौंदर्य बोध को भी महत्व देते हैं। उनकी फिल्में चलती फिरती पेंटिंग सरीखे लगती है। मणिकौल का सिनेमा यानी दृश्य और श्रव्य के मेल से बनी कोई नई कृति, जिसमें कथा उस रूप में नहीं रह जाती जैसी वह लिखी गई है। उन्होंने लगातार आधुनिक साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाई हैं, जिसमें उसकी रोटी, सतह से उठता आदमी, नौकर की कमीज, दुविधा, आषाढ़ का एक दिन, सारा आकाश, नजर, इडियट, बादल द्वार इत्यादि प्रमुख हैं। यहाँ एक जानकारी मैं जोड़ना चाहूंगा कि दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास पर आधारित फिल्म इडियट आज के स्टार अभिनेता शाहरुख खान की पहली फिल्म भी है संभवतः। मणिकौल ने उन्हें सबसे पहले फिल्मों में एंट्री दिलाई थी। हालांकि यह फिल्म सीरीज के रूप में 1991 में दूरदर्शन के पर्दों तक आकर सीमित रह गई एवं भारत में लगभग 25 वर्षों के बाद 2016 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। हालांकि विदेश में इसका प्रदर्शन हो चुका था। साहित्य में एक प्रमुख तत्व भाषा है एवं भाषा के आधार पर ही कई साहित्यकारों के लेखन को हम आसानी से पहचान लेते हैं। पर मणिकौल की साहित्य केंद्रित फिल्मों की भाषा को अगर हम देखें तो वे अपनी फिल्मों की भाषा में नए प्रयोग एवं नवाचार करते नजर आते हैं। मणिकौल सिनेमा में ऐसे परिदृश्य निर्मित करते हैं जहां उनके पात्र अभिनेताओं की तरह ना होकर सामान्य से सामान्यतर मनुष्य की तरह संवाद बोलते हैं। उन संवादों में सामान्य सिनेमा के संवादों जैसा उतार चढ़ाव नहीं रहता। अभिनय या संवाद के कारण कहीं भी उन्हें नाटकीय तत्व दिखते हों तो वे अवश्य ही उस दृश्य की समीक्षा करते होंगे। उनके पात्रों की देह भाषा एवं भाव भंगिमाएं बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह होती थी। उसकी रोटी से आरंभ कर सतह से उठता आदमी एवं सिद्धेश्वरी से गुजरते हुए हमें लगभग उनकी हर फिल्म में यह बात दिख जाएगी। उनकी फिल्में धीरज, गंभीरता और फोकस रहने की मांग करती हैं। अगर आप धैर्य नहीं रख पाए तो उनकी फिल्मों में मौजूद छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस के आपकी नजरों से छूटने की पूरी संभावना रहेगी। सतह से उठता आदमी में मणिकौल मुक्तिबोध के जीवन एवं उनके साहित्य को सिनेमा के धरातल पर अभिव्यक्त करते हैं। इस फिल्म की कोई एक कथा नहीं है, बल्कि इस फिल्म में कई स्वतंत्र कथाएं हैं। कहीं कहीं तो एक दृश्य में ही पूरी कथा कह डाली गई है। कुछ दृश्यों के फिल्मांकन तो इतने गजब के हैं कि जो मन मस्तिष्क पर ठहर जाते हैं। जैसे मुख्य नायक रमेश का सीढ़ियों पर से गिरने का दृश्य, मुकेश बारपेटे के रसोई का दृश्य, धुन में घोड़े के चलने का दृश्य, मौलवी साहब के सामने रमेश द्वारा सिगरेट के छल्ले उड़ाने का दृश्य इत्यादि। फिल्म में एक जगह एक हिंदू व्यक्ति सुनसान रास्ते में संदेह के साथ आगे बढ़ रहा है।
फिल्म में उसकी छाया को आगे बढ़ते दिखाया गया है। उस छाया पर एक मौलवी की छाया पड़ती है, दोनों साथ चलते हुए बातें करने लगते हैं और संदेह दूर हो जाता है। छाया के माध्यम से बहुत गहरी बात निर्देशक कह जाते हैं। दरअसल अंधेरे में कविता में भी हम जगह जगह छाया का प्रयोग देख सकते हैं। आप फिल्म की कथाओं के सूत्र आपस में जोड़कर भी देख सकते हैं, यह अलग अलग भी। पात्र के रूप में आप रमेश में मुक्तिबोध की कल्पना भी कर सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द घटनाएं हो रही हैं। रमेश के चरित्र में अंधेरे में का अंतर्द्वंद और आत्मसंघर्ष दिखाई पड़ता है, जहां वे खुद से और समाज से सवाल पूछते हैं। अंधेरे में कविता की पंक्तियां जब बैकग्राउंड में चल रही होती है तो दिखाए जा रहे दृश्यों में भी वे पंक्तियां ध्वनित होती रहती है। अंधेरे में कविता की फैंटेसी भाषा को नए अर्थ और ऊंचाई प्रदान करती है एवं अपने पाठकों से स्वयं अर्थ खोलने की अपेक्षा रखती है। ठीक इसी तरह मणिकौल फिल्म देखने की नई संस्कृति की मांग करते हैं, जिसमें दर्शक खुद अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार फिल्म से तत्व ग्रहण करें, बनिस्बत इसके कि उसके सामने सब कुछ परोस कर रख दिया जाए। मुक्तिबोध की कविताएं जिस गंभीरता और धैर्य की उम्मीद करती है, वैसे ही यहाँ दर्शक को भी होना होगा। मुक्तिबोध या गंभीर साहित्य का पाठक उस फिल्म का भी बेहतर दर्शक हो सकता है। इनके बाहर के लोग शायद इस फिल्म को उतने धैर्य के साथ न देख पाए। मणिकौल से साक्षात्कार की किताब अभेद आकाश की भूमिका में उदयन वाजपेयी जी इस संदर्भ में लिखते हैं कि फिल्मों को जिन तरीकों से देखने की हमारी आदत बन गई है, मणिकौल की फिल्में देखते समय ये तरीके कारगर सिद्ध नहीं हो पाते। शायद ये फिल्में हमसे देखने के नए ढंग की अपेक्षा रखती हैं, और मेरा अनुभव है कि अगर हम थोड़े धीरज से उनकी फिल्में देखें तो ये फिल्में हमें देखने के तरीके खुद ही प्रदान करती हैं। सतह से उठता आदमी के पहले 8 मिनट में किसी पात्र का कोई संवाद नहीं है। यहीं पर दर्शकों के धैर्य की परीक्षा हो सकती है। दरअसल मणिकौल फिल्म में ऐसे दृश्य रचते हैं जो अपने आप में एक संसार है। आप वहां आख्यान भी ढूंढ सकते हैं, जिसमें वे बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाते हैं। ऐसा लगभग उनकी हर फिल्म में है। कई लोगों को यह शिकायत भी रहती है कि वहां शब्द कम है, पर शब्दों के कम रहने का कारण यह है कि वहां दृश्य ही शब्द का काम करते हैं। साथ ही पार्श्व में चलता संगीत दृश्य में जान डाल देते हैं। फिल्म के इन शुरुआती 8-9 मिनट को आप फिल्म की भूमिका मान सकते हैं। यहाँ पर मणिकौल फिल्म बनाते हुए मणिकौल मुक्तिबोध की तरह बन गए हैं। एक तरह से मणिकौल ने यहाँ मुक्तिबोध को आत्मसात कर लिया है। मुक्तिबोध जब लिखते हैं तो यह सोचकर नहीं लिखते कि पाठक क्या पसंद करेगा। अगर कविता गवाह है तो मुक्तिबोध एक गवाह की तरह जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं उन्हें अपने शब्द देते हैं। मणिकौल की ईमानदारी भी यहाँ यही है कि मुक्तिबोध की तरह वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। दर्शक यहाँ सेकेंडरी भूमिका में है। एक निर्देशक के तौर पे यह बड़ी बात है कि हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं उसे उन्हीं की तरह बनकर कहा जाए। जब एक निर्देशक यह तय कर लेता है कि मुझे क्या कहना है, तो इसे कहने के लिए वो माध्यम ठीक तलाश लेता है कि उसे कैसे कहना है। उसमें जो नवाचार आता है वह निर्देशक के चुनाव और नजरिए से आता है। मणिकौल अपनी फिल्मों में कैमरे की भाषा में बात करते हैं। वहां कथा, लेखक, घटनाएं, संवाद गायब है या उस तरह से नहीं है जैसा सामान्यता दूसरों की फिल्मों में मौजूद रहते हैं। वे इन सब चीजों का अतिक्रमण कर रहे हैं। वहां सिर्फ भावनाएं हैं और दृश्य है, और दृश्य में मौजूद संगीतात्मक ध्वनि ही संवाद का जरिया है। सतह से उठता आदमी और ध्रुपद में भी ये दोनों बातें देखी जा सकती हैं। ध्रुपद में संगीत ही संवाद की भाषा है, जिसमें काव्यात्मकता का अद्भुत मेल है। मणिकौल खुद भी ध्रुपद के बड़े जानकार हैं और ध्रुपद गुरु रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने ध्रुपद के समृद्ध पारंपरिक विरासत से लोगों का परिचय कराया है, जहां सिक्कों, दस्तावेजों और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों में
डागर परिवार के सदस्यों द्वारा ध्रुपद गायन की प्रस्तुति के लिए मणिकौल के कैमरे का अद्भुत मूवमेंट हम देख सकते हैं। अंतिम कुछ मिनटों में मूव करता हुआ कैमरा आपको अतीत से वर्तमान की यात्रा करा देता है, जैसा कि मिहिर जी ने भी कहा था। मणिकौल की एडिटिंग की तकनीक थोड़ी अलग है। उनके लिए स्क्रिप्ट ही सब कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट के बाहर ही अचानक घटित हुआ कोई दृश्य उन्हें महत्वपूर्ण लगता है तो वे अपनी सोच का वहां इस्तेमाल करते थे। इसलिए उनकी फिल्मों के दृश्य अलग दिखते हैं। जहां एक यथार्थवादी निर्देशक अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार ही चीजों को दृश्य में उतारने का रूढ़िवादी प्रयास करेगा। मणिकौल एक बहुत बड़े कला प्रेमी थे और उनकी फिल्मों में कला से बहुत कुछ लिया गया है, पर कला में सब कुछ मूर्त नहीं होता। वहां अनुभूति और संवेदना का अपना महत्व है। दर्शकों को उसमें ढेर सारे तत्व ढूंढने पड़ते हैं। उसे समझने के लिए कला की अंतरात्मा में प्रवेश करना होगा। मणिकौल अपने अभिनेताओं से भी यही अपेक्षा रखते थे कि वे पात्र के चरित्र की अंतरात्मा में प्रवेश करके उसे प्रस्तुत करें। इससे डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म की रेखा कहां खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। पिछले दिनों मणिकौल की 2 चर्चित फिल्मों की अभिनेत्री मीता वशिष्ठ जी से मैंने एक लंबी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मीता वशिष्ठ ने मणिकौल के निर्देशन के संबंध में कहा कि वे अभिनय के रियलिस्टिक तरीकों को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं आप उसे प्रस्तुत करो। वे एक्टिंग को प्रस्तुत करना मानते थे। वे ये नहीं कहते थे कि आप रियल सिद्धेश्वरी कैसे बन सकती हैं, बल्कि आपको उनके विचारों को प्रस्तुत करना है। आपको सिद्धेश्वरी जी के चेहरे से हटकर उनकी अंतरात्मा तक पहुंचना है एवं उसे उभारना है। अपने महान एक्टर के रूप में आपने जो आदतें बना रखी हैं उससे हट कर देखिए कि आप कौन हैं, आप उसे कहां तक ले जा सकती हैं। सिनेमा जगत में अपने समय से 2 कदम आगे की सोच रखने वाले आधुनिक निर्देशक के रूप में उन्होंने पहचान बनाई थी। युवा पीढ़ी मणिकौल के सिनेमा को अधिक से अधिक से परिचित हो एवं इसके लिए फिल्म समीक्षकों, शिक्षकों, लेखकों और कला प्रेमियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रजा न्यास ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मणिकौल पे जो महत्वपूर्ण चर्चा कराई है उसके लिए मैं अशोक वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूंकि मणिकौल की कुछ एक फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए भी यह आयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपनी कुछ बातों के माध्यम से मणिकौल को समझ पाए, जैसा मैंने समझा वैसा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।